तो स्वागत आप सभी का। वक्फ संशोधन बिल 2025 कानून बनने से बस एक कदम दूर है, लेकिन वक्फ बिल पर सबसे ज्यादा सियासी बवाल बिहार में मच गया है। विरोध की बड़ी शुरुआत भी बिहार से हुई, क्योंकि बिहार में करीब 6 महीने बाद ही चुनाव है और इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि ने भी बिहार से ही प्रदर्शन की शुरुआत की थी, जहां नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी और लालू तेजस्वी की मौजूदगी से जेडीयू पर दबाव बनना शुरू हो गया था, जो अब बिल के लोकसभा से पास होने के बाद काफी बड़ा भी बन चुका है। और सवाल है कि अगर नीतीश की पार्टी जेडीयू से मुसलमान नाराज हो गए तो उसका फायदा किसको मिलेगा, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। तो इस सवाल के साथ हम ये भी बात करेंगे कि बीजेपी ने अपनी सियासी चाल से किस किस को फंसा दिया। बिहार में नीतीश तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, क्या इन सब की राजनीतिक खतरे में है? आखिर कैसे ये बात कही जा रही है उसे समझते चलिए, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि क्या वाकई नीतीश से मुसलमान नाराज हो गए हैं? नीतीश के विरोधी तो अब इससे भी आगे बढ़ चुके हैं। आरजेडी ने जेडीयू पार्टी के भविष्य पर कई सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं। लोकसभा में वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद से विपक्ष को जेडीयू को घेरने का यह बड़ा मौका मिला है, क्योंकि इससे पहले तो जेडीयू कुछ भी साफ साफ नहीं बता रही थी, इशारों में बात कर रही थी। कल दोपहर तक राजीव रंजन यही कह रहे थे कि संसद में बताएंगे, लेकिन अब सब क्लियर हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी तो चुनावी साल में जेडीयू की पार्टी टूटने जैसी भविष्यवाणी भी कर दी है। कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम तो कहेंगे जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं। तो आप छीका टूटने वाली कहावत को याद कर सकते हैं। तेजस्वी चाचा नीतीश की पार्टी टूटने की बात कह रहे हैं, तो ये बातें हवा हवाई भी नहीं है। वक्त के मुद्दे पर जेडीयू के भीतर माहौल इतना गर्म हो चुका है कि पार्टी में भगदड़ जैसे हालात भी दिख रहे हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश के फैसले के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। बगावत के बाद क्या नीतीश की पार्टी में टूट का खतरा पैदा हो गया है? ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाते हुए इस बिल का विरोध कर दिया है, और इसी कड़ी में जेडीयू नेता और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे मोहम्मद कासिम ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। मोहम्मद कासिम ने सीधे पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना त्याग पत्र भेजा है। खबर है कि जेडीयू के कई और मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम नेताओं पर मुस्लिम संगठनों का दबाव बढ़ रहा है। और इस कड़ी में गुलाम रसूल बलियावी भी आते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में सेक्युलर और कम्युनल सभी नंगे हो गए। जाहिर सी बात है कि बलियावी का निशाना नीतीश कुमार पर था। सुनिए। कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। तो गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लीगल सेल से सलाह लेंगे। बलियावी के अलावा जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में एमएलसी गुलाम गौस, एमएलसी खालिद अनवर, अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष सलीम परवेज, पूर्व सांसद अशफाक करीम और अशफाक अहमद इसका विरोध कर रहे हैं। एमएलसी गुलाम गौस पहले से ही बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे, और वहीं सलीम परवेज ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की जाएगी और हम मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। तो 2 दिन पहले ही जेडीयू नेता गुलाम गौस का वो वायरल इंटरव्यू भी आपने देखा होगा, जो लाइव टाइम्स रिपोर्टर अमित सिंह ने लिया था। इसमें अपनी पार्टी से नाराज गुलाम गौस हमारे संवाददाता पर ही गुस्सा निकालने लगे थे। देखिए। संशोधन बिल बात नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी तक। आप समझते हैं ना कि नीतीश जी इसका विरोध कर रहे हैं? उस समय आने दीजिए ना, तो समय आने दीजिए। क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आप लोग जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? हो गया, आपके मन का बात कहेंगे। तो आप छोड़िए ना, हटाइए यहाँ से। जेडीयू का स्टैंड हम बात को समझिए। जाहिर है काफी पशुपस का माहौल था।
और जेडीयू के भीतर वक्फ बिल ने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। विपक्ष ने भी नीतीश की पार्टी की इस दुखती रग पर हाथ रख दिया। चुनावी साल में तेजस्वी समाजवादी की दुहाई देकर नीतीश के नाराज मुस्लिम नेताओं से फैसला लेने की अपील भी कर दी। देखिए, हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड लें। तो आरजेडी के लिए यह बेहतरीन मौका है और नेता भी चूक नहीं रहे हैं। मगर जो सवाल बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के है मुस्लिम वोट बैंक के बिखरने का, तो इसके उलट सवाल है महाराष्ट्र में कि क्या शिंदे गुट तो साथ आ गए इस बिल के, लेकिन उद्धव गुट पीछे छूट गई क्या, और वहां पर फिर दूसरे वोट बैंक के बिखरने का खतरा वहां पर पैदा होगा। सुभाष शिंदे साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी, आपका लाइव टाइम्स पर काफी दिनों बाद आपसे इस वक्त बात हो रही है। तो ये बिहार से उलट महाराष्ट्र की राजनीति जो है खास करके शिवसेना को लेकर के, और इसमें कल संसद में बहुत तस्वीर भी साफ हो गई, क्या असर आप वहां पर देख रहे हैं शिंदे गुट और उद्धव गुट? देखिए, शिंदे गुट ने पूरी तरह से वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दिया और जाहिर है कि आजकल एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी खुद अमित शाह ही चला रहे हैं, तो शिंदे जो भी कर रहे हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के इशारे पे कर रहे हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो है वो अपनी राजनीति इसमें करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसको एक ट्विस्ट देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने करप्शन के मामले में इसका विरोध किया। उनका कहना है कि ये वक्फ की जो जमीनें हैं वो मोदी और उनके मित्र बड़े जो उद्योगपति मित्र हैं वो उनके कब्जे में जाने वाली है, उनको बेची जाएगी। इसके लिए वहां पर नॉन मुस्लिम्स लोगों को वहां पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है और यही कारण है कि हम ये नहीं बेचना चाहते या उसकी बिक्री नहीं होने देना चाहते, इसलिए हमने विरोध किया। एक हम पीछे चले जाएं तो 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें महाराष्ट्र में कुल ऐसी 38 सीटें हैं विधानसभा में, जिसमें 20% मुस्लिम वोट है, यानी वहां पे डिसाइसिव मुस्लिम वोट है। लेकिन वो उसमें से 38 में से 22 सीटें जो है वो बीजेपी और उसके जो गठबंधन है, सहयोगी है, उनको मिली है। सिर्फ मैं बताऊं आपको कि 5 सीटें कांग्रेस को मिली है, उद्धव ठाकरे को 6 सीटें मिली है और 2 सीटें जो है वो एनसीपी को मिली है। तो उद्धव ठाकरे को इस मुस्लिम सीटों पर भी वोट मिलने शुरू हो गए। इसके लिए उद्धव ठाकरे थोड़ा सा एक जो टाइट रोप वॉक करना चाहते हैं और वो ज्यादा ये भी नहीं दिखाना चाहते कि हिंदुत्व को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा ये भी नहीं चाहते कि वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। अजय जी। सुभाष साहब, सवाल है कि यही तर्क कल लोकसभा में जेडीयू के नेता ने भी दिया। राजीव रंजन साहब ने चीख कर कहा कि भ्रष्टाचार था, आम मुस्लिमों को का नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए ये बदलाव। लेकिन हमें दिख रहा है कि जेडीयू के मुस्लिम चेहरे फिर भी इस्तीफा तक देने की नौबत आ गई, दे रहे हैं इस्तीफा। यही भ्रष्टाचार का तर्क क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के समर्थक या उनके नेता जो हिंदू वोट बैंक के हैं वो उनके गले उतर पाएंगे? वो वही कर रहे हैं। आज जो उद्धव ठाकरे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोपहर में और उसमें उन्होंने साफ रूप से कहा कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार होने वाला है और इसीलिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने वोट दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी के नेताओं ने जो भाषण किए वो आप एक बार देखिए, वो पूरा मुस्लिम अपीजमेंट है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे इस वक्त होते तो वो शायद वक्फ बिल का विरोध नहीं करते, वो पक्ष में समर्थन देते। तब उद्धव ठाकरे ने कहा कि इज्तिमा जो होता है, मुस्लिमों का गैदरिंग होता है, उसके लिए बाला साहब ने जमीन आवंटित की थी, लेकिन वो अभी जमीन जो है वो उद्योगपतियों को बीजेपी सरकार ने सौंपी है। तो ये एक दूसरे को टीका टिप्पणी और तीखी नोक तो कोशिश है इस वक्फ बिल संशोधन विधेयक को का समर्थन करते हुए भी उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि अपने वो हिंदू वोट बैंक को इंटैक्ट रखें।
लेकिन नवीन उपाध्याय जी भी मेरे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा भी है और जानते भी हैं। नवीन जी, लेकिन यही भ्रष्टाचार का तर्क देते हुए जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने संसद में अपना पक्ष रखा, समर्थन किया इस संशोधन का, उसको उन्हीं के नेता नहीं पचा पा रहे हैं, तो क्या होगा? लैंडस्केप बदलेगा बिहार में? देखिए पहली बार नहीं कि नीतीश कुमार ने किसी ऐसे बिल का समर्थन किया है जिससे मुस्लिम वोट को बिखरने का खतरा हो। ट्रिपल तलाक से लेकर जितने भी बीजेपी के लेजिस्लेशन रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं और मुस्लिम समुदाय ने जिसका विरोध किया है और नीतीश कुमार ने सबका समर्थन किया है। और आज के दिन में देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार इज नॉट इन ए पोजिशन। नीतीश कुमार, हमको नहीं लगता है कि वो सारा डिसीजन खुद ही ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट फ्यू डेज के वीडियो देखिएगा तो वो रिडिकुलस भी हैं और वो शो करते हैं कि वो किस कंडीशन में है। तो मेरा मानना है कि पूरी तरह से बीजेपी हावी है बिहार की राजनीति में, और वैसे नेता जिनको ये लगता है कि क्षेत्र विशेष में वो इलेक्शन हार सकते हैं, चाहे बहुत कमजोर हो सकते हैं, मुस्लिम वोट का जहां बहुतायत है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जेडीयू ने अब शायद तय कर लिया है कि वो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी और इनके वोट बैंक को साथ लेकर चलेंगे और मुस्लिम वोट से वो लोग कुछ ज्यादा ताल्लुकात रखने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पिछले साल बिहार में एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली थी, उस तरह की यात्रा नीतीश कुमार शायद पहले निकालने नहीं देते। तो ये सब अगर देखिएगा तो एक तरह तो नीतीश कुमार का कमजोर होना, पार्टी का कमजोर होना और बीजेपी का एग्रेसिव होना बिहार में, तो शायद नीतीश कुमार के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। और हमको नहीं मालूम है कि उन्होंने ये डिसीजन खुद लिया है और उनके बिहार में दूसरे लोगों ने लिया है, लेकिन बिहार की राजनीति पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और बहुत सारे नीतीश कुमार को मुस्लिम का काफी बड़े तबके का वोट मिलता था, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली मैसिव पोलराइजेशन होगा। नीतीश कुमार सोचेंगे कि वो शायद हिंदू पोलराइजेशन का उनको फायदा मिला। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। आप दोनों मेहमान, बिहार और यूपी में अंतर है, बिहार और यूपी में अंतर है। जी, जो बलियावी साहब जेडीयू के नेता कह रहे थे कि अब ये साफ हो गया है कल के लोकसभा के डिबेट में कि कौन सेक्युलर और कौन नहीं सेक्युलर, और ये लाइन ब्लर होती कल नजर आई यहां पर, तो नाराजगी अपनी ही पार्टी को लेकर के वो जाहिर कर रहे थे। मैं लौटता हूं आप लोगों के पास। सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी चाचा की पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर जेडीयू की यह हालत कैसे हुई? तो अब इससे जुड़ा दूसरा सवाल, बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी ने नीतीश को फंसा दिया? क्योंकि बिल के संसद में पेश होने से पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश का पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा रोल रहा है, जिनका वोट हासिल करने के लिए नीतीश ने अपनी सेक्युलर छवि गढ़ी और उसे बरकरार भी रखा। लेकिन लगता है कि अब उस छवि को झटका लग चुका है। तभी अपने ही नेता कहने लगे हैं कि अब सेक्युलर और कम्युनल में कोई फर्क नहीं रह गया है, यानी इशारों में कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू एक जैसी हो गई है। लेकिन अगर ऐसा परसेप्शन वाकई जमीन पर उतर गया तो नीतीश के लिए चुनावों के बीच मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और इस बात को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी मान रहे हैं। सुन लीजिए। नाराजगी तो थोड़ी है, लेकिन हम लोग कन्विंस करेंगे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तो करना ही पड़ेगा, हम लोग कोशिश करेंगे। हम अपनी बात को रखने का हक तो मुझे है। मैं नीतीश कुमार का सच्चा भक्त हूँ, उनकी बात उनके साथ हूँ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ हमको लगता है कि हमारे समाज के लिए थोड़ा सा 19-20 हो रहा, तो उसकी बात को तो हमको रखना ही पड़े। तो नीतीश को मुश्किलें कैसी होंगी, इसको भी जरा संक्षेप में समझ लीजिए, फिर इस पर हम एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे। दरअसल नीतीश की पॉलिटिक्स का आधार पहले सिर्फ कुर्मी और कोयली वोट बैंक था, फिर नीतीश ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा और फिर महादलितों को भी। लेकिन अगर बड़ा मुस्लिम वोट बैंक ही नीतीश से छिटक गया तो इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक एक मुश्त आरजेडी और कांग्रेस के बीच बढ़ जाएगा, और आरजेडी भी लगातार वक्फ के सहारे अपने पुराने जनाधार को एकजुट करना चाह रही है। यही वजह है कि अस्पताल में इलाज करा रहे लालू यादव की ओर से भी इस मौके पर ट्वीट किया गया। लालू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूं, अन्यथा अकेला ही काफी था। सदन में नहीं हूं तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूं, ये देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता
अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है। तो सवाल वही मुस्लिम वोट बैंक का है और इसीलिए आज ही सर्जरी कराने वाले लालू यादव ने ट्वीट पर हमला बोला ताकि मुसलमानों के बीच नीतीश को और कमजोर किया जा सके। नीतीश कमजोर होंगे तो सीएम पद पर दावेदारी भी कमजोर होगी, क्योंकि पहले ही महज 45 सीटों के साथ नीतीश मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और 80 सीटों वाली बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का पद है। ऊपर से वक्फ बिल के सहारे बीजेपी की भी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। नए कानून से आम मुसलमानों को फायदे का प्रचार कर बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने पर है। यानी हर हाल में वक्फ बिल से नुकसान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का होने वाला है। तभी हमने पूछा कि क्या बीजेपी ने नीतीश को फंसा दिया। इस पूरे दबाव के बीच नीतीश कुमार की पार्टी भी बचाव की मुद्रा में दिख रही है। जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि नए बिल में पार्टी की ओर से कुछ सुझाव भी दिए गए और इसे मान भी लिया गया। सुनिए। जनता दल यूनाइटेड का सवाल है। जेपीसी की बैठकों के दौरान हमारे सांसद दिलेश्वर कामत ने जो बातें पार्टी की ओर से रखी, उनका समावेश बिल के मसौदे में हुआ है। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में ये बात टीडीपी के नेता भी कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, और नीतीश की पार्टी भी कह रही है कि हमने बिल को सेफ बना दिया है, मुस्लिमों के लिहाज से हमारे संशोधन को कबूल किया गया है। तो नवीन उपाध्याय जी, इस वक्त तो एक ये भी दांव के तौर पर देखा और कहा जा रहा है कि ये जो संशोधन हुआ है उससे चंद लोगों का कब्जा हटेगा और जो पिछड़े मुस्लिम हैं, पसमानदा समाज है, उसको बड़ा फायदा होने वाला है। तो फिर इसमें नुकसान ज्यादा या नफा ज्यादा, क्या नजर आ रहा है वोट बैंक के लिहाज से देखें? बताएगा नुकसान ज्यादा किसका होगा। ये तो नैरेटिव एक बनाया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है। और मेरा मानना है कि जो लोग पावरफुल रहते हैं उन्हीं को फायदा होता है। अगर वक्त की जमीन को अगर देखिएगा, आज जो प्रचार किया जा रहा है मुस्लिम लोग वक्त के वोट के कानून की तरह जमीन कैप्चर कर रहे हैं, तो आज अगर देखिएगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता है और हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चैनल पर हम किसी व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो वक्फ बोर्ड की जमीन को डिस्प्यूटेड तरीके से खरीद कर और एक महल बनाया, उसके बारे में वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। तो देखिए ये सब जितने भी लॉ बनते हैं उसका फायदा कमजोर व्यक्ति को नहीं होता है, हमेशा मुसलमान व्यक्ति को, मजबूत को होता है। और जहां तक पॉलिटिकल इसका रेमिफिकेशन है, आप जो एक बात कर रहे थे कि पसमानदा मुस्लिम को लेकर कि पसमानदा मुस्लिम को रिझाने की कोशिश की जाएगी, तो नीतीश कुमार ने ये बहुत पहले ही प्रयास किया था। अली अनवर जो थे बिहार में पसमानदा मुस्लिम के सबसे पावरफुल नेता थे और काफी उन्होंने एक्टिविज्म किया था। 2 बार वो राज्यसभा में एमपी थे। बाद में नीतीश कुमार ने उनको दरकिनार कर दिया और वो अब कहीं दूसरी जगह अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पार्टी में कोई बहुत बड़ा अभी पावरफुल मुस्लिम नेता नहीं है। और 2 दिन पहले उनके एक एमएलसी ने, गुलाम मोहम्मद गौस ने, जिस तरह का वक्तव्य बीजेपी के खिलाफ में दिया था, उन्होंने कहा था कि ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है और बीजेपी से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं किसी मुकाम तक। तो पार्टी के अंदर देखिए अजय जी, काफी एक तबका जो है वो इन सब चीजों से नाराज है। दूसरे की आपने सही कहा है कि इससे केवल जेडीयू को लॉस होगा, क्योंकि जेडीयू को एक बहुत बड़ा तबका मिलता था सपोर्ट मुस्लिम का। तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है बिहार में। बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार कमजोर हो। पिछले बार नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को कमजोर किया गया और हमको लगता है बीजेपी ये इस वक्फ बोर्ड के कानून की तरह वो चाहेगी कि उसकी पार्टी में पोलराइजेशन हो, नीतीश कुमार कमजोर हो। तो मेरा मानना है कि आने वाले बिहार के इलेक्शन में ये काफी स्ट्रेटेजिक मूव है बीजेपी के द्वारा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी दरअसल बीजेपी की नजर दोनों निशाने पर है। चलिए मैं आपके पास भी लौटता हूं, लेकिन अब सुभाष जी के पास लौटने से पहले जरा चर्चा कर ले महाराष्ट्र की भी। ये भी जान लीजिए कि कैसे वक्फ बिल की राजनीतिक चाल में नीतीश ही नहीं, उद्धव ठाकरे भी फंसे हुए हैं। वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी उबाल है, क्योंकि उद्धव गुट के 9 सांसदों ने भी विपक्ष की तरफ से वोटिंग की, जबकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को समर्थन देने वाले उद्धव ठाकरे ने इस बार दूसरा रास्ता अख्तियार किया।
जानकारों की माने तो वक्त संशोधन बिल के विरोध में वोट देकर उद्धव की पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि सामने बीएमसी के चुनाव है और उससे पहले उद्धव ने बीजेपी और शिंदे गुट को हमले के लिए बड़ा हथियार दे दिया है। क्योंकि एकनाथ शिंदे हो या फडणवीस उद्धव पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व और उनके विचारों पर यू टर्न ले लिया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर ही शिंदे खुद को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी भी कहते रहे, लेकिन अब जो तस्वीर से उभर कर सामने आई है वो बता रहा है कि कल लोकसभा में उन्होंने यू टर्न लेते भी वो नजर आए और आमतौर पर जिस परसेप्शन के साथ ये पूरा मामला आगे बढ़ा कि दरअसल इसमें मुस्लिम समाज में इसको लेकर के नाराजगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान जंग कर रखा है, लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर चला है, काली पट्टियां बांधी गई है ईद के दौरान भी। तो इस सब के बीच में अगर उसके साथ खड़े दिखते हैं उद्धव ठाकरे, तो फिर क्या वो हिंदुत्व वाला चेहरा उनका बचा रह पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुभाष शिर्के साहब, ठीक है, ये आपने बताया कि जिस तरीके से वो दलील देते आज दिखे उद्धव साहब कि हम हिंदुत्व के साथ हैं लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर इस बिल के खिलाफ हैं, मगर आम लोग, आम हिंदू इसको परसेप्शन के तौर पर कैसे देखेगा? क्या उनके हिंदुत्व वाली छवि को इससे धक्का लगेगा? उद्धव ठाकरे के हमला तो जारी है, कल संसद में भी हमला किया गया, तंज भी किया गया। देखिए, बीजेपी ने जो नैरेटिव इसमें फैलाया है कि वक्फ बोर्ड के कारण कोई भी यानी वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को यानी अपने कब्जे में ले सकता है। तो ये जो प्रचार हुआ है वो प्रचार काफी यानी बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है उससे वो बहुत ही दूर तक पहुंचा है, बहुत ही लोगों तक पहुंचा है। और इसको लेकर वक्फ के बारे में हिंदुत्व की जो विचारधारा मानने वाले लोग हैं वो जरूर खफा थे और उनका कहना था कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो उस पर कुछ लगाम लगना चाहिए, कुछ अंकुश लगना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि अमित शाह इन्होंने जब भाषण किया लोकसभा में तब उन्होंने दो मुद्दे उन्होंने बताए थे। वो महाराष्ट्र के उदाहरण थे कि कोल्हापुर के नजदीक के गांव में वक्फ बोर्ड ने वहां पर जो मंदिर की जमीन थी उस पर क्लेम किया था, ऐसा उनका कहना था। हालांकि ये बात सही नहीं थी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी प्रचार तंत्र में झूठ भी फैलाती है वैसे वो उन्होंने फैलाया था और उसका जो कारगर साबित वो हुआ है अब तक। तो बीजेपी ये जानती है कि हिंदुत्व को जो मानने वाले लोग हैं वो वक्फ के नाम पे उनके साथ ही रहेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जाएंगे। और शायद यही है कि उद्धव ठाकरे इसको ट्विस्ट देना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के मामले में वक्फ बिल के साथ है। तो ये जो मुद्दा है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन एक जरूर है कि तो बीएमसी चुनाव पर इंपैक्ट इसका दिखेगा क्या? इंपैक्ट जरूर दिखेगा इसके लिए उद्धव ठाकरे को और कोई मुद्दा लेके आना पड़ेगा जिससे उनका हिंदुत्व का मुद्दा जो है और वो मजबूत हो जाए। एक तरफ वो मराठी का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं और मराठी के बारे में ज्यादा वो बातें कर रहे हैं। मराठी जो लोग हैं उनको जो विरोध किया जा रहा है नॉर्थ इंडियन से, उसका भी वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो उसको ये वक्फ का जो मुद्दा है वो बीएमसी के चुनाव के जब तक होगा, क्योंकि लग रहा है कि दिवाली के आसपास होगा, तब तक ये कमजोर होता जाएगा। तो नया कुछ मुद्दा उठाना पड़ेगा बीजेपी को और उद्धव ठाकरे को भी अपनी साख बचाने के लिए। जी अजय जी, और जो मैं जिक्र कर रहा था कि कल पार्लियामेंट में क्या तस्वीर दिखी थी उसको भी जरा देखते चलिए, दिलचस्प है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर कंफ्यूजन तो है। कल लोकसभा में सांसद अरविंद सावंत ने अपने भाषण में यह क्लियर नहीं किया कि वो बिल के पक्ष में है या विरोध में। इस पर रिजिजू ने सवाल भी पूछा लेकिन सावंत ने जवाब नहीं दिया। जरा देखिए। अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का एमपी होने का जैसे बोलचाल था वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंकेश जी प्लीज स्टार्ट। आप शुरू करो। ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए। हम नहीं बदल गए।
जी सुभाष साहब, ऐसा लगा कि बेशक पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी कह रही हो, सरकार कह रही हो कि हम इसमें हिंदू मुस्लिम का लेना देना नहीं है, ये दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ये बेहतरी के लिए लाया जा रहा है। लेकिन रिजिजू जी के बयान से ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं वो नैरेटिव इसमें मौजूद है जिसका जिक्र उन्होंने खुद ही करते हुए चैलेंज कर दिया शिवसेना को। और इसीलिए क्या यह सवाल बनता है कि फंसाने की कोशिश थी उद्धव ठाकरे को? रिजिजू साहब ने जो सवाल पूछा उसमें ही शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंसाने की कोशिश थी और बीजेपी का यही नैरेटिव आगे भी हमें देखने को मिलेगा। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी यही तंज कसा है उद्धव ठाकरे के ऊपर कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है और वो अभी कांग्रेस के साथ उन्होंने हिंदुत्व को कमजोर कर दिया है। तो ये सारी जो बीजेपी नैरेटिव जो है वक्फ बिल को लेकर वो महाराष्ट्र में करेगी। महाराष्ट्र में सिर्फ अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ही चुनाव नहीं, बीएमसी के लगभग 13 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है और लगभग 30 से ज्यादा जिला पंचायत के चुनाव है। तो इसमें यह मुद्दा जरूर बीजेपी भुनाने की कोशिश। तो साफ तौर पे कहीं न कहीं ये जो बड़ा बिल ऐसे समय में पास हुआ है कि उधर बिहार में चुनाव, उधर महाराष्ट्र में भी बहुत सारे चुनाव हैं, तो वो लिटमस टेस्ट होगा कि क्या वाकई इस पर जो डिवीजन हुआ और उसमें जो तस्वीर निकल करके आई है सामने, उससे पॉलिटिकल लैंडस्केप बदलने वाला है। देखना दिलचस्प होगा। इन चुनावों के नतीजे भी इसके तरफ इशारा करेंगे। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, सुभाष साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में टैरिफ को लेकर के क्या हलचल, पूरी दुनिया में क्या असर, बने रहिए हमारे साथ।